हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल निमेजी नेट एजुकेशन में। मैं शशि सोनी आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। ठीक है, हमारी जो सेकंड यूनिट है आज पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी। कल कुछ टॉपिक छूट गए थे जो कि आज हम उसको समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कीजिए कि जिससे सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। ठीक है, तो हमने आपसे कल कुछ क्वेश्चंस किए थे जिनका सवाल भी मांगा था, जिनका जवाब भी हमने मांगा था, लेकिन किसी का कमेंट्स नहीं आया हुआ है। तो आप उनका रिप्लाई दीजिए हमको कि आप अपना जो क्वेश्चंस पेपर है जून 2019 का एवं दिसंबर 19 का, ठीक है, दिसंबर 2019 एवं जून 2019 का जो आपका क्वेश्चंस पेपर है उसको आपको सॉल्व करना है और आपका टारगेट क्या आ रहा है वो हमको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। और आपने कितनी बार एग्ज़ाम दिया है या फर्स्ट बार एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये भी बताना है। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं, आपके टॉपिक में हमारा है कि राजनीति और शिक्षा के बीच संबंध। ये हम पढ़ चुके हैं, हमारी सेकंड यूनिट चल रही है। ठीक है, यूनिट सेकंड का पार्ट डी चल रहा है। ठीक है, तो शिक्षा के इसके अंतर्गत राजनीति और शिक्षा के बीच संबंध भी हम पढ़ चुके हैं। क्या हमारा संबंध है पॉलिटिक्स एंड एजुकेशन के बीच। ठीक है, शिक्षा की राजनीति संबंधी दृष्टिकोण में हम आपके उदारवादी दृष्टिकोण, रूढ़िवादी दृष्टिकोण एवं समालोचनात्मक दृष्टिकोण ये भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके बाद आपका राजनीति को समझने के उपागम कौन कौन से, किस तरीके से हम पॉलिटिक्स को समझ सकते हैं। तो व्यवहारवाद में भी हमने समझ लिया है कि व्यवहारवाद किस तरीके का व्यक्ति समाज में व्यवहार कैसा होता है, किस तरीके का व्यवहार करता है। ठीक है, पॉलिटिक्स के अंदर, तो ये भी समझ लिया है। समझने के उपागम, व्यवहारवादी उपागम एवं प्रणाली विश्लेषण सिद्धांत। तो प्रणाली विश्लेषण सिद्धांत भी हम कल पढ़ चुके थे। आज हमको पढ़ना है तर्क संगत सिद्धांत, तर्क संगत विकल्प का सिद्धांत एवं राजनीतिक विकास तथा राजनीतिक समाजीकरण के लिए शिक्षा। तो क्या हमारा राजनीतिक विकास होता है, किस तरीके से पॉलिटिकल विकास होता है एवं राजनीतिक विकास के लिए शिक्षा किस तरीके से जरूरी होती है। तो ठीक है, तो हम अभी पढ़ते हैं तर्क संगत विकल्प का सिद्धांत। ठीक है, तर्क संगत विकल्प का सिद्धांत। ठीक है, अब आपको पढ़ना है तर्क संगत विकल्प का सिद्धांत। तर्क संगत विकल्प के सिद्धांत के अंतर्गत क्या आता है कि ये जो सिद्धांत है आपका अर्थशास्त्र से लिया गया है। ठीक है, जो ये किसने, क्लार्क ने दिया था, ये आपका अर्थशास्त्र से लिया गया है। तो यहाँ पे ये सिद्धांत कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति आर्थिक रूप से मजबूत होना चाहता है। प्रत्येक व्यक्ति आर्थिक रूप से मजबूत होना चाहता है, यानी प्रत्येक व्यक्ति अमीर बनना चाहता है। ठीक है, अमीर बनना चाहता है क्योंकि उसके पास ऑप्शन होते हैं चुनने के लिए। तो हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से, तो क्या, जैसे कोई व्यक्ति समाज में रहता है, ठीक है, समाज में रहता है तो पहले जैसे परिवार में रहता है, जो सबसे छोटा रूप होता है हमारा परिवार होता है। ठीक है, जब व्यक्ति परिवार में रहता है तो वो अपने परिवार के वातावरण को सीखता है, परिवार की चीज़ों को सीखता है। इसके बाद जब व्यक्ति समाज में आ जाता है, ठीक है, तो उसको समाज का ज्ञान हो जाता है। तो समाज में प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि जो हमारी स्थिति हो अच्छी हो। ठीक है, इसके बाद समाज से वो राजनीति में आ जाता है। ठीक है, जैसे एक स्टेट हो गया, इसके बाद फिर वो राष्ट्रीय लेवल पे आ जाता है। तो राजनीतिक रूप से कि प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि हम मजबूत हों, हमारी स्थिति जो अच्छी हो, हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएं। ठीक है, तो इसके लिए क्या करता है कि प्रत्येक व्यक्ति एक विवेकपूर्ण निर्णय लेता है। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति, सभी व्यक्तियों के पास एक ऑप्शन होता है, सभी व्यक्तियों के पास एक ऑप्शन होता है। ठीक है, तर्क संगत सिद्धांत के अंतर्गत इसमें कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति विवेकपूर्ण निर्णय लेता है। प्रत्येक व्यक्ति जो होता है विवेकपूर्ण निर्णय लेता है एवं तार्किक निर्णय लेते हैं। इससे क्या होता है कि वो उनको अधिक लाभ मिलता है एवं संतुष्टि मिलती है। ठीक है, विवेकपूर्ण निर्णय लेता है प्रत्येक व्यक्ति। इस सिद्धांत के अंतर्गत, तर्क संगत सिद्धांत के अंतर्गत जो व्यक्ति होता है, प्रत्येक व्यक्ति विवेकपूर्ण ढंग से निर्णय लेता है, विवेकपूर्ण निर्णय एवं तार्किक निर्णय लेता है कि कोई भी काम करने से पहले। ठीक है, इनडायरेक्ट वे में यदि हम इसमें कार्य करते हैं, इनडायरेक्ट वे में पढ़ना है हमको कि प्रत्येक व्यक्ति अमीर होना चाहता है। अमीर होने के लिए वो राजनीतिक रूप से अपनी प्रतिष्ठा बनाने के लिए अब जो व्यक्ति अमीर होना चाहता है तो वो शुरुआत से ही ऐसा कुछ ना कुछ निर्णय लेता रहता है कि उसके जो, जैसे एक सामाजिक स्थिति होती है, व्यक्ति की राजनीतिक स्थिति होती है, यदि हमको उसका संपूर्ण ज्ञान करना है, जैसे मुकेश अंबानी है, ठीक है, तो उनकी जो राजनीतिक स्थिति है या राष्ट्रीय स्थिति है या सामाजिक स्थिति है वो अच्छी है। ठीक है, तो हमको केवल ये दिखाई दे रहा है कि वो राजनीतिक रूप से एवं सामाजिक रूप से वो कितने अच्छे व्यक्ति, उनके पास कितना पैसा है। ठीक है, तो इसके लिए इसमें ये एग्जाम्पल देके हम समझाते हैं कि इसके लिए तो उनकी वो राजनीतिक स्थिति है वो तो हमको दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने
जीने के लिए व्यक्ति को कई सामाजिक जटिल क्रियाओं से गुजरना पड़ता है, कई निर्णय लेने होते हैं, कई विवेकपूर्ण निर्णय लेने होते हैं। इन निर्णयों से निकलने के बाद ही व्यक्ति उस स्थिति पर पहुंचता है। वो स्थिति जो राजनीतिक स्थिति होती है वो स्थिति उसको मिलती है, जो सामाजिक स्थिति होती है वो उसको मिलती है। जैसे मुकेश अंबानी है तो क्या वो शुरुआत से ही इतने रईस हो गए हैं? नहीं हो गए। उसके लिए उनके कई विवेकपूर्ण निर्णय रहे होंगे, कई उनके पास मल्टीपल चॉइस रही होगी कि शुरुआत से ही कि अब हमको क्या करना है, अब हमको क्या करना है, अब हमको। तो ये विवेकपूर्ण निर्णय एवं तार्किक निर्णय ही व्यक्ति की अधिक से अधिक लाभ लेने में सफल बनाते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति अधिकतम लाभ कमाना चाहता है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहता है। पहले क्या था कि पहले व्यक्ति क्या था, अब क्या था कि पहले जो व्यक्ति तो अध्यात्म को महत्व देता था, महात्मा गांधी, विवेकानंद, अरविंदो। अब कोई व्यक्ति ये क्यों नहीं बनना चाहता, इनके आदर्शों पर क्यों नहीं चलना चाहता? क्योंकि अब हर व्यक्ति राजनीतिक रूप से पैसा कमाना चाहता है, मनी मेकिंग चाहता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हम कमा सकें। इसके लिए क्या हमारे पास ऑप्शन होते हैं कि हमको किस तरीके से अपने दिमाग के साथ, अपने विवेक के साथ, तार्किक चीज़ों को देखते हुए, समझते हुए, तार्किक निर्णय लेते हुए हमको किस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाना है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना है। तो ये इसी चीज़ को बताता है कि तर्क संगत विकल्प का सिद्धांत। तो इसके लिए हमारे पास विकल्प होते हैं कि जो हमको शुरुआत से ही एक स्थिति, जैसे एक बालक होता है, ठीक है, बालक है जो ये मुकेश अंबानी बन गया, ठीक है, तो इसने शुरुआत से ही ऐसे विवेकपूर्ण एवं तार्किक निर्णय लिए होंगे, मल्टीपल चॉइस ने ली होगी, क्योंकि कई चॉइस होती है हमारे पास, जॉब का भी ऑप्शन होता है एवं बिजनेस का भी ऑप्शन होता है। तो ये हम शुरुआत से ही अपने विवेकशील निर्णयों एवं तार्किक निर्णयों को के साथ अच्छी स्थिति पे पहुंच सकते हैं एवं ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। इसलिए आपका जो तर्क संगत विकल्प का सिद्धांत है यह मानता है कि किसी भी स्थिति में जो लोग होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं, अपने लाभ को सक्रिय रूप से अधिकतम करने का प्रयास करते रहते हैं, इसीलिए लगातार अपने नुकसान को भी कम करने का प्रयास करते रहते हैं, ठीक है। तो उनका सीधा सा मतलब यही है कि तर्क संगत विकल्प का सिद्धांत यही मानता है कि जो व्यक्ति होते हैं, जो लोग होते हैं, किसी भी स्थिति में अपने लाभ को अधिकतम पाने का प्रयास करते हैं, किसी भी स्थिति में अधिक पैसा कमाने का प्रयास करते हैं, और इसीलिए जो नुकसान की दर को कम करने का प्रयास करते रहते हैं कि यदि हमको इस बार इतना नुकसान हुआ है तो अगली बार उस नुकसान को कम करने का प्रयास करते हैं और हमको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। तो सीधा सा यही मतलब है कि यदि किसी भी व्यक्ति की, यदि किसी समाज में सामाजिक परिवर्तन देखना है, ठीक है, या किसी सामाजिक संस्थाओं के कार्यों को देखना है, तो वहाँ पर हमको क्या देखना होगा कि जो एक व्यक्ति का पूरा का पूरा डिटेल, ठीक है, पूरा का पूरा डिटेल है कि जो उनके तर्क संगत निर्णयों के बारे में हमको देखना होगा कि उसने कौन कौन से तर्क संगत निर्णयों को लिया, जिससे उनका क्या होगा कि पूरा का पूरा हमको डिटेल पता चल सकेगा। निर्णयों को देखने के बाद ही हम कह सकते हैं कि जो उन्हें पूर्ण बनाती हैं, ठीक है। किसी भी व्यक्ति को जो पूर्ण रूप से सक्रिय होता है, अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाता है, तो जो लाभ कमाने का जो मुख्य पीछे का होता है उसके तर्क संगत निर्णय होते हैं, ठीक है, तर्क संगत निर्णय होते हैं, विवेकपूर्ण निर्णय होते हैं। सीधी सी आप यही बात है यदि हमको, ठीक है, सीधा सा मतलब यहाँ पे यही होता है कि यदि हमें किसी सामाजिक, जैसे कोई भी समाज है, ठीक है, मान लीजिए वो आर्थिक रूप से मजबूत हो रहा है, आर्थिक रूप से उसमें डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसमें क्या होगा कि वहाँ के जो संपूर्ण व्यक्ति हैं, उस समाज के संपूर्ण व्यक्तियों के हमें तर्क संगत जो निर्णय, तार्किक निर्णय है एवं विवेकपूर्ण निर्णय है, उनको देखने की आवश्यकता होती है, जो उन व्यक्तियों को पूर्ण बनाते हैं। जैसे जो एक व्यक्ति को यदि अमीर बनाते हैं, कोई व्यक्ति ज़्यादा राजनीतिक रूप से मजबूत होता है, आर्थिक रूप से मजबूत होता है, तो उसके पीछे उसके जो तर्क संगत विवेकपूर्ण निर्णय होते हैं उनको देखने की आवश्यकता होती है, क्योंकि इन्हीं विवेकपूर्ण निर्णयों के माध्यम से वो व्यक्ति जो होता है वो कुशल बनता है और अधिक से अधिक लाभ पाता है। तो सीधा सा बस यही मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाना चाहता है, और इसके लिए उसको आवश्यक तर्क संगत विकल्प का सिद्धांत जो है, तर्क संगत निर्णयों को करना होता है, विवेकपूर्ण निर्णय लेने होते हैं, जिसके माध्यम से व्यक्ति जीवन में सफल होता है और राजनीतिक क्षेत्र में अपना नाम कमाता है। राजनीतिक दृष्टि से वो व्यक्ति जो कुशल होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अगला आपका इसका है, ठीक है, अब आपको पढ़ना है आपका राजनीतिक विकास तथा राजनीतिक समाजीकरण के लिए शिक्षा, ठीक है। अब आपका अगला टॉपिक है राजनीतिक विकास, राजनैतिक विकास तथा राजनैतिक समाजीकरण के लिए, राजनीतिक
राजनीतिक समाजीकरण के लिए शिक्षा। ठीक है, राजनीतिक विकास तथा राजनीतिक समाजीकरण के लिए शिक्षा। तो राजनीतिक विकास क्या होता है? ठीक है, सबसे पहले हम बहुत छोटे से उसमें जाते हैं कि जब बालक पैदा होता है तो वो अपने परिवार में होता है। ठीक है, तो परिवार के जो लोग होते हैं, माता पिता, केवल बालक जो होता है उन्हीं को जानता है, तो उसका क्या, ये बालक है। लेकिन इन सब के लिए जो इम्पोर्टेंट होती है शिक्षा, चाहे वो आपका पारिवारिक विकास हो, चाहे वो आपका सामाजिक विकास हो, चाहे आर्थिक विकास हो, नैतिक विकास हो, चारित्रिक विकास हो, कोई भी विकास हो, इन सबके लिए, चाहे वो आपका राजनीतिक विकास हो, सबके लिए जो मुख्य रूप से क्या होती है, शिक्षा होती है। जो इन सबका जो व्यक्ति का सर्वांगीण विकास किसके माध्यम से होता है? शिक्षा के माध्यम से। जैसे राजनीतिक, इसमें कहा राजनीतिक विकास तथा राजनीतिक समाजीकरण के लिए शिक्षा। तो इन्होंने बस यही कहा है कि जैसे जब बालक पैदा होता है तो अपने परिवार में होता है। ठीक है, तो परिवार के सदस्यों को ही वो जानता है, इसके अलावा वो किसी को नहीं जानता है। तो धीरे धीरे उनका वो मैनर सीखता है, बोलने का तरीका सीखता है कि किसके पैर छूना है, धीरे धीरे ये सब चीज़ें सीखता है। इसके बाद बालक जब बाहर जाता है, ठीक है, समाज में जाता है, तो उसका क्या होता है, सामाजिक विकास होता है, समाजीकरण होता है। बालक किस तरीके से सामाजिक विकास होता है? जब बालक समाज में रहता है, ठीक है, जब बालक समाज में रहता है तो उसका सामाजिक विकास होता है। कैसे होता है? जब वो वहाँ के नियम कानून सीखता है, वहाँ की परंपराएं सीखता है, वहाँ के मूल्य सीखता है, वहाँ के जो नियम कानून होते हैं, जब ये सब चीज़ों को बालक धारण करता है और सीखता है कि हर समाज का अलग अलग रीति रिवाज होता है, अलग अलग वहाँ के नियम कानून होते हैं, तो व्यक्ति में क्या होता है कि सामाजिक भावना का विकास होता है। ठीक है, सामाजिक भावना का विकास होता है। इसी प्रकार जब बालक, तो यहाँ तक तो पहले तो हमारा परिवार में विकास हुआ, ठीक है, इसके बाद समाज में विकास हुआ, क्योंकि बालक जो है समाज में रह रहा हो, कोई भी व्यक्ति सिंगल तो रहता नहीं है, समाज में ही रहता है। ठीक है, तो उसकी सामाजिक भावना का विकास होता है उसके अंदर। इसके बाद समाज से निकलकर ही जब वह बालक विद्यालय, ठीक है, विद्यालय में जाता है या आदि संस्थाओं में जाता है या अनेक कई प्रकार के कार्यक्रमों में जाता है, तो वो क्या देखता है? राज्य देखता है, इसके बाद राज्य को देखता है, ठीक है, राज्य को देखता है व्यक्ति, नगर को देखता है, ठीक है, वहाँ जो नगर में, राज्य में आसपास जो घटनाएं घटती हैं उनको देखता है, ठीक है, सरकार को देखता है, सरकार के कार्यों को देखता है। जब व्यक्ति समाज से निकलकर विद्यालय में जाता है और वहाँ के आसपास की घटनाओं को देखता है, राज्य को देखता है, नगर को देखता है, वहाँ की प्रशासन को देखता है, गवर्नमेंट को देखता है, गवर्नमेंट जो कार्य कर रही है उनको देखता है, और गवर्नमेंट जो कार्य कर रही है, ठीक है, जो डिसीजन ले रही है, जो निर्णय ले रही है, कोई भी किसी भी चीज़ को लेकर जो गवर्नमेंट, जो सरकार निर्णय ले रही है या कोई योजना बना रही है, कोई प्रणाली बना रही है, तो उसका प्रभाव समाज पर क्या पड़ रहा है, समाज पर उसके डिसीजन का क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो इससे क्या होता है कि धीरे धीरे उसमें राजनीतिक समझ विकसित होती है, एक समझ विकसित होती है, इसी को राजनीतिक विकास कहते हैं। ठीक है, समझ में आया आपके कि क्या होता है कि जब व्यक्ति समाज में निकलकर, पहले जब बालक समाज में आता है तो वहाँ के रीति रिवाज को सीखता है, नियमों को सीखता है, कानूनों को सीखता है, तो उसका क्या होता है कि सामाजिक विकास होता है। इसके बाद जब वही बालक निकलकर विद्यालय जाता है, विद्यालय के बाद वो राज्य देखता है, नगर देखता है, वहाँ का प्रशासन देखता है, गवर्नमेंट देखता है, वहाँ जो आसपास शहर में या राज्य में या नगर में जो घटनाएं घट रही हैं उनको देखता है, और उनको लेकर जो सरकार कार्य कर रही है, ठीक है, सरकार जो डिसीजन ले रही है, उनका समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो इसी से क्या होता है कि एक उसमें समझ विकसित होती है, वो अपने दिमाग में कुछ चीज़ों को सोचता है, उसी से क्या होता है कि राजनीतिक, इसी को राजनीतिक विकास कहते हैं। जब बालक इन सभी चीज़ों को देखता है, क्या सही है क्या गलत है, जो गवर्नमेंट कर रही है उसका हमारे समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, और उससे जो समाज के लोग हैं उनको क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या सही कर रही है, तो ये क्या है, राजनीतिक विकास। इसी को राजनीतिक, ये समझ उसके अंदर विकसित होती है, इसी को राजनीतिक विकास कहते हैं। ये चीज़ आपके समझ में आ गई कि राजनीतिक विकास क्या होता है। तो आपका इसमें लेकिन जो मुख्य रोल होता है, मुख्य रोल सबसे ज़्यादा शिक्षा का होता है। शिक्षा के माध्यम से ही व्यक्ति के अंदर ये समझ विकसित होती है, ऐसे ही नहीं हो जाएगी। ठीक है, शिक्षा के माध्यम से ही व्यक्ति समझ सकता है क्या सही है क्या गलत है। तो इसीलिए किसी भी व्यक्ति में राजनीतिक चेतना का विकास होने के लिए ज़रूरी है कि वह व्यक्ति शिक्षित हो। ठीक है, राजनीतिक विकास के लिए ज़रूरी है कि वह व्यक्ति शिक्षित हो। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों की समझ में आ गई कि कोई भी व्यक्ति जो राजनीतिक विकास के लिए व्यक्ति में शिक्षा का होना सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, क्योंकि व्यक्ति में जो शिक्षा का विकास होता है, शिक्षा का राजनीतिक
ठीक है, क्योंकि शिक्षा ही है जो व्यक्ति में राजनीतिक चेतना को जगाने का काम करती है। ठीक है, जितना आपके लिए राजनीतिक विकास जरूरी है, जो राजनीतिक विकास क्या शिक्षा प्रभावित करती है, और शिक्षा को राजनीतिक विकास प्रभावित करता है। कि शिक्षा के लिए किसी भी व्यक्ति के लिए जरूरी है कि वो राजनीतिक विकास के लिए शिक्षा को इम्पोर्टेंट, शिक्षा के माध्यम से ही जब वो व्यक्ति शिक्षित होगा, किसी भी व्यक्ति के लिए शिक्षा जितनी महत्वपूर्ण है, जब वो व्यक्ति शिक्षित होगा और शिक्षा ही व्यक्ति में राजनीतिक विकास की चेतना को जगाने का काम करती है। कि तो इसी में शिक्षा के माध्यम से ही व्यक्ति में समझ पैदा हो जाती है। जैसे अभी हमारे राष्ट्र में नियम एवं कानून बनाने लगे हैं, संविधान में सबके लिए समानता का अधिकार। ठीक है, जो पहले क्या थी कि पहले समय में जो हमारी जाति के आधार पर शिक्षा दी जाती थी, रूढ़िवादिता के आधार पर, ठीक है, सती प्रथा या स्त्री शिक्षा, ये स्त्री शिक्षा का विरोध होता था। तो ये सब क्या, ये हमारे राजनीतिक विकास को प्रभावित करती हैं। लेकिन शिक्षा के माध्यम से, ठीक है, शिक्षा के माध्यम से राजनीतिक चेतना को जगाया गया और इन सब चीज़ों में सुधार लाया गया, तो क्या हमारा राजनीतिक विकास हुआ। ठीक है, जैसे क्या समानता, न्याय, जो हमारे संविधान में भ्रातृत्व, ये सारी चीज़ें जोड़ दी गई, तो ये सब शिक्षा के माध्यम से ही विकसित हो पाई हैं। यदि शिक्षा नहीं होती तो क्या हम इन संविधान में इन मूल्यों को जोड़ पाते कि सभी के लिए शिक्षा देना, स्त्रियों को भी समान रूप से शिक्षा दी जानी चाहिए और जो शिक्षा हो सभी के लिए हो। ठीक है, पहले जाति के आधार पर शिक्षा दी जाती थी, तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने खत्म कर दी। इससे क्या हमारा राजनीतिक विकास हुआ। तो शिक्षा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है किसी भी विकास के लिए, चाहे वो आपका राजनीतिक विकास हो, और शिक्षा ही ऐसा मुख्य बिंदु है, मुख्य चीज़ है कि शिक्षा के माध्यम से ही व्यक्ति के अंदर राजनीतिक चेतना का विकास होता है। लेकिन जितना शिक्षा प्रभावित करती है राजनीतिक विकास को, उतना ही राजनीतिक विकास भी प्रभावित करता है शिक्षा को, क्योंकि किसी भी देश का जितना पॉलिटिक्स सिस्टम अच्छा होगा उतनी ही वहाँ की शिक्षा व्यवस्था भी अच्छी होगी, शिक्षा प्रणाली भी अच्छी होगी। तो ये दोनों एक दूसरे पर परस्पर निर्भर करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया। अब हमको बात करनी है आपका राजनीतिक समाजीकरण के लिए शिक्षा। ठीक है, तो राजनीतिक समाजीकरण के लिए शिक्षा कैसी होती है। ठीक है, इसमें आपको पढ़ना है राजनीतिक समाजीकरण के लिए शिक्षा। तो राजनीतिक समाजीकरण क्या होता है, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। ठीक है, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन क्या होता है कि यहाँ पे तो हो गया आपका पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। तो सबसे पहले हम समझते हैं सोशलाइजेशन क्या होता है, समाजीकरण क्या होता है, कि जहाँ पर किसी भी समाज के लोग अपने मूल्यों, रीति रिवाजों, नियमों एवं वहाँ की प्रथाओं से जुड़े रहते हैं। ठीक है, वहाँ के मूल्यों को ग्रहण करते हैं, वहाँ के रीति रिवाजों को ग्रहण करते हैं, उन्हीं को अपनाते हैं और अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाते हैं, अपनी संस्कृति को अपनाते हैं। तो इसी को समाजीकरण कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया कि सोशलाइजेशन क्या होता है, कि जहाँ पर समाज के लोग अपने मूल्यों, विश्वासों एवं वहाँ के नियमों, कानूनों, संस्कृति, वहाँ की प्रथाओं आदि से जुड़े रहते हैं, जिससे क्या होता है कि वो अपनी संस्कृति को अपनाते हैं, वहाँ के मूल्यों को, रीति रिवाजों को, धार्मिक विश्वासों को, जो हमारे विचार होते हैं, मूल्य होते हैं, उनको अपनाते हैं। ठीक है, तो उसी से क्या होता है कि हमारा सोशलाइजेशन होता है। सोशलाइजेशन होता है तो व्यक्ति जब समाज के अपने मूल्यों को अपनाता है, रीति रिवाज को अपनाता है, वहाँ की प्रथाओं को अपनाता है, वहाँ के विश्वासों को अपनाता है, सभी चीज़ों को जब वो अपनाता है तभी तो वह समाज का एक अंग माना जाता है, वहाँ की संस्कृति को अपनाता है। तो उसका क्या होता है कि मनुष्य का समाजीकरण होता है और वह मनुष्य उस समाज का व्यक्ति माना जाता है। ठीक है, तभी तो हमको पता चलता है कि ये व्यक्ति किस समाज का है। ठीक है, तो समाज का। लेकिन वहीं पर राजनीतिक से क्या, राजनीतिक समाजीकरण क्या होता है। देखिए, आपके समाजीकरण समझ में आ गया कि समाजीकरण क्या होता है। कि सबसे पहले तो परिवार में व्यक्ति रहता है तो परिवार की चीज़ों को सीखता है। ठीक है, तो परिवार में उसको कौन कौन सी चीज़ें पता चलती हैं कि वो किस जाति का है, ये परिवार में पता चल जाता है। ठीक है, तो ये जो उसके माता पिता कौन है, ठीक है, उसके फैमिली मेम्बर्स कौन कौन से, तो ये जो रिश्ते नाते होते हैं और वो किस जाति का है, तो ये उसको उसके परिवार से पता चलता है। लेकिन वो किस समाज का है ये कैसे पता चलता है कि जब वहाँ की वो रीति रिवाजों को अपनाता है, मूल्यों को अपनाता है, धार्मिक चीज़ों को सीखता है, धार्मिक परंपराओं को सीखता है, तो उसको पता चलता है कि वो किस समाज का है और उसका समाजीकरण होता है, सोशलाइजेशन होता है। यदि वो व्यक्ति उस समाज की चीज़ों को नहीं अपनाएगा तो क्या वो समाज का सदस्य माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। इसी प्रकार राजनीतिक समाजीकरण क्या होता है, राजनीतिक समाजीकरण में, ठीक है, यहाँ पर ये होता है कि राजनीतिक व्यवस्था के लोग,
ठीक है। राजनीतिक व्यवस्था के लोग अपने वस्तुओं एवं अपने कार्यों के प्रति झुकाव को अपनाती हैं, उस चीज़ को सीखते हैं कि जैसे जो व्यक्ति जिस राजनीतिक क्षेत्र से है तो वो जैसे हमको कैसे पता चलता है कि ये समाज का है, इस वर्ग का है, क्योंकि उसके मूल्य एवं रीति रिवाजों के अनुसार। तो यहीं पे एक राजनीतिक व्यवस्था के लोग अपने वस्तुओं एवं कार्यों के प्रति झुकाव को व्यक्त करते हैं, ठीक है। वहाँ की चीज़ों को सीखते हैं, राजनीतिक व्यवस्था के लोग अपने वस्तुओं को सीखते हैं, वहाँ के कार्यों को सीखते हैं, तो उसका क्या होता है कि राजनीतिक समाजीकरण होता है। लेकिन इसके आपके 4 पार्ट होते हैं कि क्या होता है कि जो राजनीतिक समाजीकरण के कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं कि जैसे यहाँ पे हो गया आपका परिवार, ठीक है। दूसरा आपका हो गया विद्यालय, हो गया आपका फैमिली, स्कूल, ठीक है, या शैक्षणिक संस्थाएं भी बोल सकते हैं इनको हम, ठीक है। पीयर्स हो गया, जोड़े हो गए, वर्ग समूह हो गया, वर्ग हो गया, ठीक है, या समूह हो गया। और यहाँ पे आपका हो गया मीडिया, मीडिया यानी संचार। तो इसके माध्यम से हमारा राजनीतिक विकास होता है, राजनीतिक समाजीकरण होता है। जैसे परिवार क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी बालक, ठीक है, राजनीतिक समाजीकरण से मतलब है कि जो एक बालक है, एक व्यक्ति है, उसके जो स्वयं के विचार हैं, उसके जो आइडिया हैं, हमको उसको किस ओर मोड़ना है, किस तरफ उसको झुकाना है, या उनको क्या शेप देना है, उसके जो आइडिया है, जो एटीट्यूड है, उसको क्या शेप देना है। इसका यही मतलब है कि जैसे परिवार होता है, जो परिवार हमारा जिस राजनीतिक क्षेत्र से संबंध रखता है, तो वहाँ पे क्या परिवार सबसे पहली जो बालक की चाहे समाजीकरण का केंद्र हो या राजनीतिक समाजीकरण का मुख्य केंद्र परिवार ही माना जाता है। परिवार में ही बालक अपने माता पिता के संपर्क में आता है, वहाँ से उनको जो शिक्षा मिलती है, ठीक है, तो वहाँ से उनको जो शिक्षा मिलती है वो एक अनोखी होती है, वो लास्ट टाइम तक उसके काम आती है, माता पिता की शिक्षा। तो जो माता पिता होते हैं, जो उसका परिवार होता है, वो जिस राजनीतिक क्षेत्र से संबंध रखता है तो उसमें उसकी शिक्षा मिल जाती है, उसको वहाँ से शिक्षा मिलती है। इसके बाद विद्यालय होता है, विद्यालय में जाता है बालक, तो विद्यालय में जैसे व्यक्ति समाजीकरण सीखता है तो विद्यालय में भी बालक को राजनीतिक शिक्षा भी मिलती है, ठीक है, राजनीतिक विकास की शिक्षा मिलती है। यहाँ पे इसका राजनीतिक समाजीकरण होता है। वर्ग समूह, जैसे पहले क्या होता था कि बालक विद्यालय से जैसे अपने माता पिता के साथ ज़्यादा समय व्यतीत करते थे, ठीक है। अब क्या होता है कि बालक विद्यालय से निकलने के बाद, बच्चे विद्यालय से निकलने के बाद क्या होता है कि अपना समूह, अपने दोस्तों के साथ, अपने, ठीक है, तो इनको आपस में जब ये बालक जो समूह में रहते हैं तो आपस में क्या पॉलिटिक्स चल रही है, उनकी नई नई जानकारी मिलती रहती है, आपस में ये लोग बातचीत करते, तो इनके ज्ञान में भी वृद्धि होती है। तो मतलब जो वर्ग होंगे, जो समूह होंगे, जिस तरीके का मित्र मंडली होगी, जिस तरीके के फ्रेंड्स होंगे, तो फ्रेंड सर्किल होगा, तो इनको यहाँ पे आपस में इन चीज़ों के बारे में नॉलेज मिलती रहती है। तो इनका जो फ्रेंड जिस पॉलिटिक्स से रिलेटेड होंगे तो उनका झुकाव उसी साइड हो जाता है। इसके बाद संचार, जो दूरदर्शन है या दूरदर्शन टेलीविज़न है, तो इसके माध्यम से हमको हमारे जो ज्ञान में तो वृद्धि होती ही होती है, साथ साथ हमको जो राजनीतिक घटनाएं हो रही हैं, जो पॉलिटिक्स सिस्टम चल रहा है प्रेजेंट टाइम में, जो राजनीति से रिलेटेड घटनाएं हो रही हैं, जो वर्तमान में घटनाएं हो रही हैं, उनकी जानकारी हमको यहाँ से मिलती रहती है और जो नए ज्ञान में वृद्धि भी होती रहती है। तो सीधा सा यही मतलब है कि जो हमारे राजनीतिक समाजीकरण यानी पॉलिटिकल सोशलाइजेशन से कि ये 4 फैक्टर्स हैं जो काम करते हैं हमारे पॉलिटिकल सोशलाइजेशन में, कि हम सबसे जो जिस तरीके का होगा, ये सब लोग अपने अपने पॉलिटिकल सिस्टम के हिसाब से शिक्षा देते हैं कि जो जैसे परिवार जिस पॉलिटिकल क्षेत्र से होगा तो वहीं उसी टाइप की हमको शिक्षा मिलेगी, ठीक है। यहाँ जो विद्यालय होगा, विद्यालय में भी हमको राजनीतिक शिक्षा दी जाती है। वर्ग समूह जो हमारा फ्रेंड सर्कल जिस तरीके का होगा तो शिक्षा, एवं संचार दूरदर्शन के माध्यम से, हमको टेलीविज़न के माध्यम से हमको इसकी शिक्षा मिलती रहती है कि क्या प्रेजेंट टाइम में घटनाएं घट रही हैं, क्या पॉलिटिक्स चल रही है, तो इस टाइप की शिक्षाएँ हमको, इस सारी चीज़ों का ज्ञान हमको मिलता रहता है। तो इसका सीधा सा यही कहा जाता है कि बच्चे के दिमाग में सभी लोग अपने अपने विचारों को डालते हैं, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन कहते हैं, कि जो सभी लोग बच्चे के दिमाग में तो खुद ही आइडिया होते हैं, ठीक है, उन्हीं विचार होते हैं, उसका जो एटीट्यूड होता है उसको क्या शेप देना है, ये तो होता है, यही होता है हमारा पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। की एक व्यक्ति होता है, एक बालक होता है, उसके जो दिमाग में होता है कुछ आइडिया होते हैं, कुछ उसके एटीट्यूड होते हैं, उनको क्या शेप देना है, ठीक है, किस तरफ, किस क्षेत्र की साइड मोड़ना है, किस पॉलिटिकल सिस्टम की साइड हमको झुकाव करना है, ठीक है, किस साइड को हमको उसको ले जाना है, ठीक है, उसके हिसाब से हमारा पॉलिटिकल सोशलाइजेशन होता है। और
जो ये सभी लोग होते हैं, परिवार होता है, विद्यालय होता है, वर्ग समूह होता है, संचार होता है, ठीक है, मीडिया होती है। तो इसके माध्यम से यही होता है कि बच्चे के दिमाग में सभी लोग अपने अपने विचारों को डाल देंगे। सभी लोग जो परिवार होता है इसके भी कुछ विचार उसमें रहते हैं, विद्यालय, ये सभी लोग अपने अपने विचारों को जो बालक के माइंड में डालते हैं, इसका प्रभाव डालते हैं, ठीक है। तो इसी से क्या होता है, जो राजनीतिक सोशलाइजेशन होता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो आज आपका ये टॉपिक पूरा का पूरा ख़त्म हो गया, आपकी सेकंड यूनिट पूरी समाप्त हो गई है, ठीक है। अब आप कल हम लोगों को बताइए भाई, कमेंट्स में जल्दी से जल्दी बताइए कि अब आप लोगों को कौन सी यूनिट पढ़ रही है, कौन सी यूनिट पढ़नी है। वैसे तो मैं थर्ड यूनिट शुरू करने वाली थी, लेकिन किसी स्टूडेंट ने बोला है कि मैम थर्ड यूनिट नहीं करवाइए, फोर्थ या 5 करवाइए। तो मैं अगर कौन सी यूनिट करवाऊँ, सभी लोग बताइए, जहाँ बोर्ड ज़्यादा होगा, जिस यूनिट पर बोर्ड ज़्यादा होगा मैं वही करवा दूँगी, ठीक है। तो सभी लोग मुझे जल्दी से जल्दी बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में कि आप लोग कौन सी यूनिट पढ़ना चाह रहे हैं, तभी मैं उस यूनिट को शुरू करूँगी, ठीक है। कि मैं रिसर्च शुरू कर दूँ या थर्ड यूनिट हुई पढ़ाऊँ या 4 या 5 कौन सी यूनिट पढ़ाऊँ, ठीक है। तो वैसे सीरियल से चलते तो ज़्यादा बेटर होता, लेकिन यदि कोई आप अपने हिसाब से यूनिट पढ़ना चाहते हैं तो वो मुझे बता दीजिए, मैं वो पढ़ा दूँगी। क्योंकि अब कोई ऐसा नहीं है कि कोई इम्पोर्टेंट है और कोई अनइम्पोर्टेंट है, सभी चीज़ें इम्पोर्टेंट है, सारी यूनिट्स इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोगों को फ्रेंड्स समझ में आ रहा होगा। इसके क्वेश्चंस देखिए हमको नहीं मिले हैं, इसके क्वेश्चंस नहीं है क्योंकि ये टॉपिक आपका सिलेबस में नया जुड़ा हुआ है। तो यदि आप लोगों को इसके क्वेश्चंस मिले तो कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, मैं उनको क्वेश्चंस को यहाँ पे देख लूँगी। वैसे है नहीं इसके क्वेश्चंस, मैंने देखा हुआ है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। जो क्वेश्चंस हमने आप लोगों से पूछे हैं उनके जवाब हमको ज़रूर दीजिएगा, ठीक है।